अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? कैसी चल रही है स्टडीज़? अच्छे से पढ़ रहे हैं? समझ आ रही है फिज़िक्स की? फिज़िक्स को वैसे बच्चे मुश्किल समझते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा वक्त देंगे इसको तो फिज़िक्स को कहते हैं कि फ़िज़िक्स इज़ मदर ऑफ ऑल साइंसेस, कि फ़िज़िक्स जो है तमाम साइंसी इल्म की माँ है। तो आपको इस माँ से भी मोहब्बत होगी जब आप इसको वक्त देंगे, टाइम देंगे, तो बहुत अच्छे से आप इसको समझ सकेंगे। बढ़ते हैं आगे, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक ऐसा टॉपिक है कि जिसने फिज़िक्स को एक नई राहें दी, फिज़िक्स को चेंज कर दिया। पहले जिस तरीके से फ़िज़िक्स का मुताला लोग करते थे उससे हटकर जो है इसने एक नई राहें, नई डायमेंशंस जो हैं वो लोगों को दी, और लोग जो है फिज़िक्स को और अच्छे तरीके से समझना शुरू हो गए। अगर हम थोड़ा सा याद करें फिज़िक्स की तारीफ़ को, तो हमने ये पढ़ा था कि फ़िज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मादा और तवानाई के बारे में पढ़ते हैं और इनके दरमियान बाहमी ताल्लुक़ का जो है वो मुशाहिदा करते हैं, मुताला करते हैं। तो ये जो बाहमी ताल्लुक़ है फ़िज़िक्स मास और एनर्जी के बारे में, इस बाहमी ताल्लुक़ को सबसे पहले आइंस्टाइन ने जो है वो वाज़ेह किया और इसके दरमियान मसावात जो है वो बनाई। पहले तो सब जानते थे कि जो है मास और एनर्जी के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसका हम मुताला करते हैं और उसी को हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जो आइंस्टाइन था, आइंस्टाइन ने इन दोनों के दरमियान मसावात कायम की, जिसे हम कहते हैं मास एनर्जी मसावात, मास एनर्जी मसावात। और यही आज हमारा टॉपिक है कि जिसमें हम पढ़ेंगे कि मास और एनर्जी के दरमियान क्या ताल्लुक़ है, मास और एनर्जी को जो है हम किस तरीके से एक ही मसावात के अंदर जो है इसको लिख सकते हैं और इसके दरमियान जो है वो ताल्लुक़ बना सकते हैं। तो जो इसके लिए जो सबसे काम किया है वो आइंस्टाइन ने किया। आइंस्टाइन वो साइंसदान था जिसने मास और एनर्जी के दरमियान ताल्लुक़ पैदा किया और उसने इसके लिए एक मसावात बनाई जिसे उसने mc² का नाम दिया। उसने इसके लिए जो नाम इसको दिया है वो mc² है। इसमें E जो है, E एनर्जी को ज़ाहिर करता है, E एनर्जी की अलामत है। हम कई मरतबा जो है वो इसके बारे में पढ़ चुके हैं। E से एनर्जी बनती है, M जो है वो मास के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी जिस्म में मादे की मिकदार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि C जो है वो यहाँ पर रोशनी की स्पीड है। रोशनी की जो स्पीड है उसको हम C से ज़ाहिर करते हैं और रोशनी की जो स्पीड है वो हमारे पास है 3 × 10⁸ मीटर फ़ी सेकंड। यानी ये रोशनी जो है जब खला में सफ़र करती है तो खला में सफ़र करने के लिए इसकी जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर फ़ी सेकंड है। यानी 1 सेकंड में अगर हम इसको जो है वो तब्दील कर लें, सिफर में तब्दील कर दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी ये 30 करोड़ मीटर का फासला तय करती है 1 सेकंड में। 30 करोड़ मीटर का फासला 1 सेकंड में तय करती है। रोशनी जो है वो इतनी स्पीड के साथ जो है वो खला में सफ़र करती है कि 1 सेकंड में ये 30 करोड़ मीटर का फासला तय कर लेती है। या अगर हम इसको थोड़ा और कर दें, किलोमीटर्स में तब्दील कर दें, तो हम क्या कहेंगे कि इसको यहाँ पर ले जाएंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी ये 3 लाख मीटर जो है, 3 लाख किलोमीटर जो है वो 1 सेकंड में जो है वो तय करती है। 30 करोड़ और 3 लाख किलोमीटर, क्योंकि मीटर को जब हम तब्दील करेंगे किलोमीटर में तो 30 करोड़ मीटर जो है वो 3 लाख मीटर में तब्दील हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा फासला जो है रोशनी 1 सेकंड में तय करती है। और आइंस्टाइन कहता है कि अगर हम मादे को इस स्पीड के साथ, जो स्पीड हम बता रहे हैं 3 लाख किलोमीटर या 30 करोड़ मीटर, अगर हम इस मादे को
30 करोड़ मीटर की रफ्तार से फेंकेंगे तो ये मादा जो है ये एनर्जी में तब्दील हो जाएगा। हमेशा से साइंसदान मादे को एनर्जी के बारे में तब्दील करने के बारे में सोचते रहते थे, बात करते रहते थे, तहकीक करते रहते थे, लेकिन आइंस्टाइन ने इसके लिए एक मसावात बना दी और लोगों को कहा कि अगर हम इस मादे को इस रोशनी की स्पीड के मुरब्बे से, अब ये 30 करोड़ है, 30 करोड़ का जब हम मुरब्बा निकालेंगे तो 30 करोड़ के मुरब्बे से अगर हम की स्पीड से अगर हम किसी भी मादे को फेंकेंगे तो वो एनर्जी में तब्दील हो जाएगा। ये आइंस्टाइन की मसावात है। तो इस आइंस्टाइन ने जो है ये मसावात पेश करके मादे और एनर्जी के दरमियान ताल्लुक को जो है वो पैदा कर दिया। मादे और एनर्जी के दरमियान जो ताल्लुक बनता था उसके लिए जो है उसने ये मसावात पेश कर दी और उसने कहा कि मादे और एनर्जी के दरमियान ये ताल्लुक है। और उसके लिए जो कांस्टेंट यहाँ पर उसने इस्तेमाल किया वो कांस्टेंट जो है वो यहाँ पर रोशनी की स्पीड थी कि अगर हम चीज़ों को रोशनी की स्पीड के साथ फेंकेंगे, किसी चीज़ को रोशनी की स्पीड के मुरब्बे के साथ फेंकेंगे तो वो जो है वो किस में तब्दील हो जाएगी, रोशनी में तब्दील हो जाएगी। आए इसी हवाले से एक जो है वो न्यूमेरिकल करते हैं, एक मिसाल है हमारी बुक में और उस मिसाल को हम हल करके देखते हैं कि कितनी एनर्जी जो है वो हमारे पास पैदा होगी और इस एनर्जी और इसके दरमियान जो ताल्लुक है उसका हम यहाँ पर मुताला करते हैं। मिसाल नंबर है हमारे पास 6 और उस मिसाल को हम यहाँ पर देखेंगे कि ये मिसाल किस तरीके से सही साबित होती है। हमारे पास मिसाल नंबर 6 में ये कहता है कि 1 किलोग्राम यूरेनियम को मुकम्मल तौर पर एनर्जी में तब्दील किया जाए तो कितनी एनर्जी खारिज होगी, ये हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो दी गई है मसावात वो ये दी गई है और रोशनी की स्पीड का हमें पता है 3 × 10 की ताकत 8 है। जो मादे की हमें मिकदार दी गई है, मादे की मिकदार 1 है। जो रोशनी की स्पीड है 3 × 10 की ताकत 8 का मुरब्बा हम यहाँ पे मालूम करेंगे। ई बराबर आ जाएगी 1 × 3 × 9 × 10 की ताकत 8 दूनी 16। तो एनर्जी बराबर आ जाएगी 9 एकम 9 × 10 की ताकत 16 जूल एनर्जी। ये एनर्जी जो हमारे पास आई है ये एक बहुत बड़ी मिकदार है एनर्जी की बहुत ज़्यादा मिकदार है। तो ये उसने ये कहा आइंस्टाइन के मुताबिक कि अगर हम 1 किलोग्राम यूरेनियम को रोशनी की स्पीड के साथ फेंकेंगे, रोशनी की स्पीड जितनी जो है वो उसमें हम एक्टिवेशन पैदा करेंगे तो उससे जो हमारे पास एनर्जी हासिल होगी वो 9 × 10 की ताकत 16 जो है वो जूल एनर्जी है। और ये काफ़ी ज़्यादा है एनर्जी की मिकदार जो हमें सिर्फ 1 किलोग्राम मादे से हासिल हो सकती है। तो ये हमारे पास एनर्जी की आइंस्टाइन की मसावात थी। हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम क्या करते हैं कि एक और बहुत अहम टॉपिक है जिसके बारे हम आज देखते हैं, वो है कारकर्दगी या जिसे हम कहते हैं एफिशिएंसी। ये कारकर्दगी होती क्या है? असल में ये होता है कि जब हम कोई भी काम करते हैं, किसी भी मशीन के ऊपर काम करते हैं या हम खुद से कोई काम करते हैं तो हमारा हमेशा ये इंटरेस्ट होता है कि हमारी कारकर्दगी कितनी है। जैसे आप इम्तहानात देते हैं, इम्तहान देने के बाद आखिर में आप अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं और जब रिज़ल्ट निकलता है तो आपको पता चलता है कि आपकी कारकर्दगी कितनी है, आपने कितना अच्छा जो है वो काम किया है। इसे हम कारकर्दगी कहते हैं। इसी तरीके से अगर कोई मशीन काम करती है तो हमें हमेशा इस चीज़ का जो है वो कंसर्न रहता है या इस चीज़ का हमें तजस्सुस रहता है कि उस मशीन ने कितना काम किया है, उस मशीन की कारकर्दगी कितनी है। यानी हम मशीन के ऊपर जितना काम कर रहे हैं, हम जितना वर्क कर रहे हैं उसका हमें हासिल कितना मिल रहा है। जो हम मशीन के ऊपर काम करते हैं, जो हम मशीन के ऊपर मुफीद काम करते हैं उसको हम कहते हैं इनपुट। इस इनपुट से जो है वो आप इन से हमेशा इसे याद रखें। इन का मतलब यह है कि हमने जितना काम मशीन के ऊपर किया उसे हम इनपुट कहते हैं। यानी जितना काम
हमने किया उसे हम इनपुट कहते हैं। और उस मशीन ने जितना काम हमारे लिए किया उसको हम कहते हैं आउटपुट। आउटपुट से मुराद ये होगी कि मशीन से किया गया मुफीद काम, और जो मुफीद काम जो मशीन हमारे लिए करती है उसे हम क्या कहते हैं? मुफीद काम जो मशीन करती है उस मुफीद काम को जो है हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। आउटपुट वो मुफीद काम जो मशीन करती है, इनपुट वो मेहनत, वो एफर्ट जो हम मशीन के ऊपर लगाते हैं, उस एफर्ट को इनपुट कहते हैं। और अगर हम इसका फॉर्मूला देखना चाहें तो फॉर्मूला हम इसका कैसे लिखेंगे? कारकर्दगी बराबर है आउटपुट तकसीमे इनपुट, कि हमने कितना काम किया मशीन के ऊपर और मशीन ने जो है वो हमारे लिए कितना काम किया, इसकी जो निस्बत होगी उसे हम कारकर्दगी कहेंगे। क्योंकि हम जितना मशीन के ऊपर काम करेंगे उसका जो यूनिट होगा, आउटपुट का भी वही यूनिट होगा। इनपुट का जो यूनिट होगा, आउटपुट का भी वही यूनिट होगा। इसलिए क्या होगा कि कारकर्दगी का बजाते खुद कोई यूनिट नहीं होगा। ये एक निस्बत है। दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान जो निस्बत होती है उसका कोई यूनिट नहीं होता, और यहाँ पर हमारे पास कारकर्दगी का भी कोई यूनिट नहीं होगा। तो जितना मशीन ने हमारे लिए काम किया है, अगर हम उसको तकसीम कर देंगे, जितना हमने मशीन के ऊपर काम किया है, मुफीद काम जो मशीन हमारे लिए करती है, अगर हम उसकी कीमत को वो काम जो हमने मशीन पर किया है उस पर तकसीम कर देंगे तो हमें कारकर्दगी की जो है वो कीमत हासिल हो जाएगी, हमें कारकर्दगी का पता चल जाएगा। अभी होता यह है कि जब भी हमारा रिजल्ट आता है तो हमें पता चलता है कि हमारे नंबर जो है वो 60% आए हैं, फर्स्ट डिवीज़न है, या हमारे नंबर जो है 60% से कम है, सेकंड डिवीज़न है। तो क्या होता है कि हम हमेशा परसेंटेज में इंटरेस्टेड होते हैं, हम हमेशा फीसद में इंटरेस्टेड होते हैं। हम हमेशा ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितने फीसद हमने काम किया है, 100 में से कितने हिस्से जो है वो हमने काम किया है। तो अगर हम किसी कारकर्दगी को फीसद जानने की कोशिश करें, अगर हम फीसद कारकर्दगी जानने की कोशिश करें, फीसद कारकर्दगी यानी परसेंटेज जो है वो एफिशिएंसी जानने की कोशिश करें, तो उसके लिए हम क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? आउटपुट तकसीम इनपुट ज़रबे 100। तो अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं तो हमें क्या आ जाता है? फीसद कारकर्दगी हमारे पास आ जाती है कि 100 में से कितने हिस्से जो है वो हमने काम किया है, उसकी जो है हमें यहाँ पर फीसद कारकर्दगी का जो है वो हमें पता चल जाता है, और हमें पता चल जाता है कि हमारी मशीन जो है वो कितने परसेंट काम कर रही है। असल में होता यह है कि जब भी हम मशीन के ऊपर काम करते हैं तो वो 100% हमें रिजल्ट कभी भी नहीं देती, 100% रिजल्ट हमें कभी भी नहीं देती। उसकी वजह यह है कि एनर्जी का कुछ हिस्सा रगड़ पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि रगड़ की कुव्वत होती है और इस रगड़ जो है वो चीज़ों को और काम करने में हमें रुकावट पेश करती है। अगर हवा में है तो हवा की रगड़ होगी, एयर फ्रिक्शन होगी। अगर ज़मीन पर हम वही काम कर रहे हैं तो उसके ज़मीन की सतह और उस चीज़ के दरमियान जिसके ऊपर काम किया जा रहा है उसके दरमियान रगड़ की कुव्वत होगी, और उसको जो है हम फ्रिक्शन कहते हैं। और ये फ्रिक्शन की वजह से हमेशा किसी मशीन की कारकर्दगी जो है वो 100% नहीं आती। अगर हम कोई ऐसा सिस्टम आने वाले दौर में करने में कामयाब हो जाते हैं कि जिसमें हम रगड़ की कुव्वत को बिल्कुल काबू पा लें, तो हमारी मशीन की कारकर्दगी जो है वो 100% आएगी। वरना अगर किसी मशीन की कारकर्दगी 50% भी है तो हम कहते हैं कि ये एक अच्छी मशीन है, इसलिए क्योंकि इसकी कारकर्दगी 50% के करीब है, यानी आधा जो है हम काम जो कर रहे हैं वो मुफीद काम में तब्दील हो रहा है, मुफीद वर्क में तब्दील हो रहा है, जबकि आधा काम जो है वो हम किस में सर्फ हो रहा है? रगड़ को काबू पाने में हो रहा है। तो उस मशीन को हम
एक अच्छी मशीन तस्वुर करेंगे जिसकी कारकर्दगी 50% भी होती है। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक और इस्तिलाह के मुतालिक यहाँ पर पढ़ते हैं, और वो इस्तिलाह है हमारे पास पावर। पावर क्या है? पावर अगर हम आम ज़बान में देखें, आम ज़बान में अगर हम पावर को समझने की कोशिश करें तो हम कहते हैं कि ये आदमी बहुत सेहतमंद है, ये बहुत पावरफुल है, इसमें बहुत ताकत है, इसके बड़े मसल्स बने हुए हैं, बॉडी इसकी बहुत अच्छी है, ये बहुत पावरफुल है। लेकिन फिज़िक्स की इस्तिलाह में जब हम पावर को देखते हैं तो पावर की तारीफ़ थोड़ी दूसरी होती है। पावर की तारीफ़ जो है उसको हम अलग मानों में इस्तेमाल करते हैं। और इसकी तारीफ़ क्या होगी? सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ करेंगे कि पावर की तारीफ़ क्या है। तो इसकी तारीफ़ हमारे पास ये होगी, वर्क करने की शरह को पावर कहते हैं। पावर कहते हैं, ये इसकी तारीफ़ हो जाएगी। पावर की तारीफ़ ये होगी कि वर्क करने की शरह को, इसको भी मज़ीद आगे देखेंगे, एक मिसाल के ज़रिए भी हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल हम इसकी तारीफ़ की तरफ आते हैं, और इसकी तारीफ़ ये है कि वर्क करने की शरह को पावर कहते हैं। कोई आदमी कितनी कम वक्त में कितना ज़्यादा काम करता है, उससे जो है हम पावर कहते हैं। जैसे फ़र्ज़ कर लें, भागना है, 100 मीटर की दौड़ है, आपके स्कूल में हो रही है, और वहाँ पर 10 स्टूडेंट भाग रहे हैं। एक स्टूडेंट जो है वो रेस जीत जाता है, यानी वो जो फासला तय करना था, वो जो 100 मीटर का फासला था, उसको एक आदमी 10 सेकंड में, फ़र्ज़ कर लें 30 सेकंड में तय कर लेता है। दूसरे नंबर पे जो आता है वो वही फासला 35 मिनट में तय कर लेता है, और दूसरा जो है वही फासला जो तीसरे नंबर पे आया है वही फासला 40 सेकंड में तय करता है। अभी आप देखें कि किस बंदे ने ज़्यादा काम किया, किस बंदे ने तेज़ी से काम किया। जिस बंदे ने तेज़ी से काम किया है उसकी पावर ज़्यादा है। हम फिज़िक्स की इस्तिलाह में इसे इस मानों में ले सकते हैं। तो जो फर्स्ट नंबर पे आया है, जिसने वही 100 मीटर का फासला 30 सेकंड में तय किया है, तो हम कहते हैं कि वो पावरफुल है। उसकी पावर जो है वो बाकी दो से, जिन्होंने 35 और 40 सेकंड में ये फासला तय किया, उनसे जो है वो उसकी पावर ज़्यादा है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और इसकी अलामत के बारे में देखते हैं कि इसकी अलामत क्या है। तो पावर की जो अलामत है उसे P ही से जाहिर किया जाता है। इसकी अलामत को इसी P से जाहिर किया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं और इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है, पावर बराबर है वर्क तक़सीमे सेकंड, या वक्त हम इसे कह लेंगे। हम इसके लिए जो इस्तेमाल करेंगे वक्त, क्योंकि वक्त का यूनिट जो है वो सेकंड है, तो हमने यहाँ पर सेकंड लिख दिया, जो कि सही नहीं है। फार्मूले में हम लिखेंगे वर्क तक़सीमे वक्त, और इसको अगर हम अलामत की तौर पर लिखेंगे तो वर्क के लिए W का हम अलामत इस्तेमाल करते हैं, वक्त के लिए T की अलामत इस्तेमाल करते हैं, पावर के लिए P की अलामत इस्तेमाल करते हैं, और इसका फॉर्मूला जो हमारे पास बन जाता है वो P बराबर है W/T है। अभी हम आगे बढ़ेंगे और इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम इसका यूनिट निकालेंगे। अभी हम जानते हैं कि वर्क का जो यूनिट है वो जूल है, ऐसा यूनिट वर्क का जूल है। टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड है, तो इसका यूनिट हमारे पास बन जाएगा जूल फी सेकंड। लेकिन क्या था कि जो पावर के ऊपर काम किया था, पावर की इस्तिलाह दुनिया को जिसने बताई थी उसका नाम जेम्स वॉट था, और इसी जेम्स वॉट के नाम पर इसका यूनिट जो हमने रख दिया, उसका यूनिट हमने वॉट रख दिया। तो यहाँ पर इसका जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम वॉट कहते हैं। तो वॉट जो है इसका यूनिट हो जाएगा वॉट, B बराबर हो जाएगा P बराबर है वॉट। तो इसका जो यूनिट हमारे पास बनता है वो वॉट बनता है। अभी हम क्या करेंगे कि इसी वॉट की जो है वो हम तारीफ बयान करेंगे, इस वॉट की तारीफ करेंगे, और वो इसी फार्मूले को जहन में रखते हुए, यही फार्मूला जो हमारे पास आया है
हम इसी को इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखें कि एक फॉर्मूले से हमें कितनी चीज़ों का पता चल जाता है। हमें इसी जो वाट है इसी फॉर्मूले से हमने इसका यूनिट निकाला और फिर यूनिट जो हमारे पास आया उसकी तारीफ भी हमने इसी के हवाले से की। तो अभी हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि अगर एक जूल का वर्क, अगर कोई जिस्म एक जूल का वर्क 1 सेकंड में करता है तो उसकी पावर कितनी होगी, 1 वाट होगी। तो वाट को डिफाइन करना, वाट की तारीफ करना जो है वो हमारे पास कितना इजी हो जाता है। तो हम इसकी तारीफ करेंगे, अगर कोई जिस्म 1 जूल का वर्क 1 सेकंड में करे, 1 सेकंड में करे तो उसका पावर 1 वाट होगा। कितने इजी तरीके के साथ हमने इसकी तारीफ बयान जो है वो कर दी। अभी क्या है कि वाट जो है वो छोटा यूनिट है, वाट के यूनिट को हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो वाट के यूनिट को अगर हम बड़ा करेंगे तो हम लिखेंगे 1 किलो वाट। 1 किलो वाट हमारे पास बराबर हो जाएगा 1000 वाट के। 1000 वाट के बराबर हो जाएगा, यहाँ हम लिख लेंगे 10 की ताकत 3 वाट। फिर हमारे पास 1 मेगावाट बराबर हो जाएगा 10 लाख जो है वो वाट के, और 10 लाख वाट बराबर हो जाएगा 10 की ताकत 6 वाट के। तो हमने क्या किया कि अपनी मर्जी के मुताबिक हमने एक यूनिट को बढ़ा भी लिया और एक यूनिट को कम भी कर लिया। अपनी मर्जी के मुताबिक हमें जितनी भी इसकी ज़रूरत होगी उसके मुताबिक जो है हम इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। असल में ये हुआ कि शुरू में जब एनर्जी के लिए या वाट के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता था वो 2 तरह के यूनिट इस्तेमाल होते थे। एक SI यूनिट था और एक ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट था। 2 तरह के यूनिट थे। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स जो हम आपकी बुक में भी आपने पढ़ा शुरू के चैप्टर्स में कि सिस्टम इंटरनेशनल या बैनुल-अक़वामी निज़ाम, इकाइयों का बैनुल-अक़वामी निज़ाम, वो हमने पढ़ा। इस निज़ाम से पहले एक सिस्टम था जिसे हम कहते थे ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स, BSU यानी ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसके मुताबिक उनके अपने अपने यूनिट्स थे। जो मास को कैलकुलेट करने के लिए सेकंड के लिए वही एक ही यूनिट था, लेकिन किलो इस्तेमाल होता था, वो लोग सेर इस्तेमाल करते थे, पाउंड इस्तेमाल करते थे। तो ये यूनिट जो है वहाँ पर चलते थे। उस वक्त जो पावर के लिए यूनिट इस्तेमाल होता था वो इस्तेमाल होता था हॉर्स पावर यानी घोड़े की ताकत, जिसे हम कह सकते हैं हॉर्स पावर। तो उस हॉर्स पावर को जो है हम लिखते थे HP से, और 1 हॉर्स पावर जो है वो बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। तो अब भी इस हॉर्स पावर को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अभी भी बहुत सारी मशीनें, जो डोंकी मशीन, घर पे पानी वाली मशीन इस्तेमाल होती है, वो अभी भी हॉर्स पावर में इस्तेमाल होती है। नीचे ज़मीन से पानी निकालने के लिए जो मशीनरी इस्तेमाल की जाती है, अभी भी उसकी पावर जो है उसके ऊपर हॉर्स पावर HP लिखा होता है, और जो है हॉर्स पावर के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो 1 हॉर्स पावर हमारे पास 746 वाट के बराबर होती है। इसके अलावा बहुत सारे बल्ब वगैरह अगर आपने देखे हों तो बल्ब के ऊपर भी उसकी पावर लिखी होती है कि ये बल्ब जो है ये 100 वाट का पुराना बल्ब आता था, लेकिन आजकल के जो एनर्जी सेवर्स हैं वो 25 वाट के भी आते हैं, और जो LED वगैरह के बल्ब हैं वो और ज़्यादा कम 12 वाट के बल्ब भी आते हैं, और जो है वो 6 वाट के बल्ब भी आते हैं। उसके साइज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है। फिर उसके बाद जो डोंकी मशीन या डोंकी पंप जो हम घरों पे इस्तेमाल करते हैं वो 2500 वाट का होता है। ये AC वगैरह जो घरों पे इस्तेमाल किए जाते हैं ये भी 2500 से 3000 वाट के होते हैं। जो टेलीविज़न घर पे इस्तेमाल किया जाता है उसकी वाट जो है वो 120 होती है। इसके अलावा अगर आप अपनी किताब में देखें तो आपकी अपनी किताब में बहुत सारी जो है वो चीज़ें दिखाई गई हैं, बताई गई हैं, और जिनकी जो है वो यहाँ पर
बताई गई है वॉट, सफ़ा नंबर 154 के ऊपर। और इसमें देखें बल्ब की 60 से 100 वाट के होते हैं, ट्यूबलाइट 40 वाट की होती है, एनर्जी सेवर 20 से 50 वाट के हैं, लेकिन मार्केट में इससे भी कम के जो एनर्जी सेवर्स हैं वो आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो 2 राड वाला हीटर होता है उसकी 2000 वाट होती है, रेफ्रिजरेटर की 150 वाट होती है, इस्त्री जो है वो 1000 से 1500 वाट की होती है, वॉशिंग मशीन 1000 से 2500 वाट की होती है। इसी तरीके से टेलीविज़न 150 120 वाट का 150 वाट का होता है। एलईडी जो है टेलीविज़न वो 80 वाट के होते हैं। और इस तरीके से बहुत सारे जो हैं वो इनकी मिसालें आपको यहाँ पर दी गई हैं जो हम आम जिंदगी में ये तमाम हीटर्स जो हैं इस्तेमाल करते हैं, और उनके ऊपर इनकी वॉट भी लिखी होती है। तो जो जितनी ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करेगा उतनी ही जो है वो एनर्जी हम इस्तेमाल जो है मीटर जो है वो उतना ही तेज़ी के साथ चलेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा जिसकी पावर होगी वो बिजली से जो है वो उतनी ही पावर खींचेगी और उतना ही ज़्यादा जो है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आएगा। तो ये जो है वाट के हिसाब से है, पावर के हिसाब से जो है हमने यहाँ पर देखा। थोड़ा सा हम इसको जो अब तक हमने पढ़ा है इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा मास एनर्जी मसावात जो आइंस्टाइन ने बनाई थी, और उसने कहा था कि E बराबर है mc², यानी हम अगर किसी भी मादे को रोशनी की रफ्तार के मुरब्बे के साथ फेंकेंगे तो क्या होगा कि वो एनर्जी में तब्दील हो जाएगा। मास जो है वो एनर्जी में तब्दील हो जाएगी और एनर्जी जो है वो मास में तब्दील हो जाएगी। ये वो ताल्लुक जो है उसने यहाँ पर पैदा किया था। फिर हमने पढ़ा कि कारकर्दगी किसी भी मशीन की या कोई भी वर्क जब हम किसी चीज़ के ऊपर करते हैं तो हमें उसकी कारकर्दगी के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि उसकी कारकर्दगी कितनी है। तो जितना मुफीद काम किया गया उसे हम इनपुट कहते हैं, जो मुफीद काम मशीन हमारे लिए करती है उसे आउटपुट कहते हैं। आउटपुट और इनपुट की निस्बत को कारकर्दगी कहते हैं। और फीसद कारकर्दगी क्या है कि आउटपुट तकसीम इनपुट ज़रब 100, ये फीसद कारकर्दगी हमारे पास आती है। फिर हमने पढ़ा पावर के मतलब कि पावर क्या है। पावर में हमने पढ़ा कि वर्क करने की शरह को पावर कहते हैं, यानी कोई जिस्म कितनी देर में काम करता है, कितने वक्त में काम करता है, ये उसकी शरह को हम पावर कहते हैं। इसी तरीके से इसकी अलामत जो है वो P है और इसका फार्मूला जो है वो पावर बराबर है वर्क बटे T है। पावर बराबर है W/T। इसका जो यूनिट है वो जॉल फी सेकंड है, लेकिन इसका जो यूनिट ऐसा यूनिट जो बनाया गया है वो वाट है, क्योंकि जेम्स वाट वो साइंसदान था जिसने पावर के ऊपर ज़्यादा काम किया और उसके नाम के ऊपर जो है वो इसका यूनिट रखा गया। ये वाट जो हमने इस फार्मूले से निकाला है, इसी फार्मूले की मदद से हम इसकी तारीफ भी करेंगे कि अगर कोई जिस्म 1 जूल का काम जो है वो 1 सेकंड में करे तो उसकी पावर जो होगी वो 1 वाट जो है वो होगी। फिर हमने देखा कि इसके बड़े यूनिट जो है वो 1 किलोवाट है। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर है। 1 मेगावाट है, 1 मेगावाट 10,000 वाट के बराबर है। इसके अलावा जो ब्रिटिश यूनिट इसके लिए इस्तेमाल होता है वो हार्स पावर है, और 1 हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और मिसाल नंबर 6.7 सॉल्व करते हैं, जिससे जो है हमें और अच्छे तरीके से ये पावर की जो है वो समझ आ जाएगी कि पावर है क्या। तो जल्दी से चलते हैं और मिसाल नंबर 6.7 देखते हैं, और वो है कि एक आदमी जिसका मास 70 किलोग्राम है वो ज़मीन से 12 मीटर बुलंद इमारत की तीसरी मंजिल तक पहुंचने में 20 सेकंड लेता है। आदमी है, उसका मास जो है वो 70 किलोग्राम है और वो ज़मीन से 12 मीटर बुलंद इमारत तक पहुंचने में कि तीसरी मंजिल तक पहुंचने में जो है वो 20 सेकंड का वक्त लेता है। इसकी पावर वाट और हार्स पावर दोनों में हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि एक आदमी जो है वो यहाँ पर खड़ा है, ये यहाँ से ऊपर जो है वो सीढ़ियों पे जाने की जाता है, और सीढ़ियाँ जो है वो एक बहुत बड़ी इमारत के ऊपर है, उसकी तीसरी मंजिल तक है। ये इसका 3rd फ्लोर है, और इसकी 3rd फ्लोर तक की जो बुलंदी हमारे पास बनती है वो बनती है जी 12 मीटर। तो इसकी जो है वो 12 मीटर बुलंदी बनती है।
12 मीटर जो है ये ऊपर तक जाता है। तो ये जो है इसकी हमने पावर मालूम करनी है कि कितनी है। हम जल्दी से क्या करते हैं कि इसका डेटा निकाल लेते हैं और डेटा निकालने के बाद हम इसे मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। इसका जो मास हमें बताया गया है वो है 70 किलोग्राम। जिस्म का मास है, ज़मीन से जो बुलंदी है h बराबर है s बराबर है 12 मीटर है। फिर हमें बताया गया है कि टाइम जो दिया गया है वो जी हमारे पास है 20 मीटर फी सेकंड। क्योंकि ये जिस्म ये जो शख्स है ये बुलंदी की तरफ जा रहा है, ज़मीन से फासले की पर जा रहा है, इसलिए इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत जो होगी वो 10 मीटर फी सेकंड होगी। हमने मालूम करनी है इसकी पावर, और वो पावर जो है वो हम यहाँ पर इसकी मालूम करेंगे। अभी एक चीज़ आप देखें कि जब ये शख्स यहाँ पर खड़ा है तो ये ज़मीन की सतह पर खड़ा है, लेकिन जब ये शख्स इस तीसरे फ्लोर पर पहुँच जाएगा तो क्या होगा कि इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सेव हो जाएगी। वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें यहाँ पर इस जगह पर सेव होगी, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी असल में उस वर्क के बराबर होगी जो इस शख्स ने ऊपर चढ़ने के लिए किया होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस हाइट पर मालूम कर लेंगे जो हमारे पास वर्क के बराबर होगी जो इसने किया होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर है वर्क के, जो वर्क इसने किया है, और वो वर्क हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, GPE बराबर है W बराबर है mgh के बराबर होगा। तो हम इसका मालूम करेंगे। W बराबर आ जाएगा, मास इसका है जी 70 ज़रब G की कीमत है जी 10 और हाइट जो है वो इसकी है 12। तो हम क्या करेंगे कि इसको जो है वो मालूम करेंगे। तो W हमारे पास आ जाएगा, अभी कैलकुलेटर जो है हम लेते हैं और इन तीनों चीज़ों को जो है वो ज़रब देते हैं और देखते हैं कि इसका जवाब हमारे पास क्या आता है। तो ज़रब देते हैं 70 ज़रब 10 ज़रब 12, जवाब हमारे पास आ जाता है 8400 जूल, 8400 जूल आ जाता है। अभी हमने इसका पावर मालूम करना है और पावर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है P बराबर है W बटे T, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसके अंदर हम कीमत लिखेंगे जो कि आ जाएगी 8400 तकसीम T की जो कीमत हमें दी गई है वो है 20 सेकंड दी गई है। तो पावर हमारे पास बराबर आ जाएगा 8400 तकसीम 20, जवाब हमारे पास आ जाएगा 420 वाट। अभी ये हमारे पास आ गया पावर, जो इसने पावर यहाँ पर लगाया, जो वर्क किया इसने यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो वर्क 8400 जूल के बराबर था जो हमने यहाँ पर मालूम किया। जो इसका पावर इस पोजीशन पर है वो पावर इसका है 420 वाट। अभी हम क्या करेंगे कि इस 420 वाट को हम हॉर्स पावर में तब्दील करेंगे, क्योंकि हमें जो पावर चाहिए है उसने कहा है कि आप इसको हॉर्स पावर में तकसीम कर दें। तो एक हॉर्स पावर जो है, एक हॉर्स पावर बराबर है 746 वाट के बराबर है, 746 वाट के बराबर है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो वाट है ये कितने हॉर्स पावर के बराबर होगा, ये मालूम करने के लिए 720 तकसीम 746 कर देंगे और फिर जो है हमें इसकी हॉर्स पावर मालूम हो जाएगी कि ये कितने हॉर्स पावर का है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि जो जवाब हमारे पास आया है 420 तकसीम 746, ये आ जाता है 0.56 हॉर्स पावर। तो इसका जो जवाब आता है 0.56 हॉर्स पावर जो है वो इसका जवाब जो हमारे पास आ जाता है वो इतने हॉर्स पावर इसका जवाब आ जाता है, हॉर्स पावर। तो हमने HP इसको लिख दिया, ये छोटा h होता है, सॉरी, इसको हमने बड़े h के साथ लिख दिया था हॉर्स पावर। ये हॉर्स पावर 0.56 हॉर्स पावर इसकी पावर थी, यानी आधे हॉर्स पावर की। ये जो आदमी यहाँ से लेकर यहाँ तक चढ़ा
तो इसका जो पावर था वो आधे हॉर्स पावर के बराबर था। उम्मीद है कि लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा और पढ़ते रहिए। जितना अच्छा आप पढ़ेंगे, जितना वक्त आप पढ़ाई को देंगे, तो उतना ही पढ़ाई भी जो है वो आपको वक्त देगी और उतना ही अच्छा आपको भी समझ आएगा। इन्हीं ख्वाहिशात और तमन्नाओं के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।